नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर अप्रैल 2020 का तीसरा भाग देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है और उसका डिस्कशन करवाया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की? ऑप्शन ए 0.30, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.75, ऑप्शन डी 0.35। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपके स्क्रीन पर है, तो आप इसका 1 मिनट के भीतर जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसका आपको सही जवाब बताएंगे। 40 सेकंड आपके पास बची है, 37 सेकंड बची है, 35 सेकंड बची है और ये 14 सेकंड और ये 6 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और आपका समय समाप्त हुआ। तो चलिए हम इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2.25 अंक के आधार अंकों की कटौती की है। तो इसका डिस्कस हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल ले लेते हैं। तो 17 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की। कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार है। ऑप्शन रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यह 4.40 पर स्थिर है। रिवर्स रेपो रेट में 0.25 अंकों की कमी करके उसे 4% से 3.75 किया गया। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनके ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यह बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रण करने में काम करती है। आरबीआई ने की थी लॉन्ग टर्म रिवर्स ऑपरेशन की शुरुआत 50,000 करोड़ रुपये से की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर इसे 50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई ने TLTRO 2.0 के तहत MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आंकलित की गई? ऑप्शन ए 1.9%, ऑप्शन बी 2.8%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 1.2%। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप 23 सेकंड के भीतर नहीं देते हैं तो उसके बाद हम इसका आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 1.9%, 2.8%, 3.5%, 1.2%। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। आपका समय हुआ समाप्त। अब चलिए हम इसका सही जवाब बताते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1.9%।
14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020 जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3% आकलित की गई, जिसके वर्ष 2020-21 में 5.8% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर 1.9% अंकलित की गई, जिसके वर्ष 2021 में 7.4% रहने का अनुमान है। ब्रिक्स देशों में वर्ष 2020 में सर्वाधिक विकास दर भारत 1.9% की अनुमानित की गई है। इसके बाद चीन 1.2%, ब्राजील -5.3%, रूस -5.5% तथा दक्षिण अफ्रीका -5.8% है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2020 में -1% आंकलित की गई थी, जिसके वर्ष 2021 में 6.6% रहने का अनुमान है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 1.5% से 4%, ऑप्शन बी 2.5% से 3.5%, ऑप्शन सी 1.5% से 2.8%, ऑप्शन डी 1.5% से 3.5%। तो आपको इसको देखना है। इसके बाद हम इसका आपको जवाब बताएंगे। आपके सामने घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। चलिए हम इसका देखते हैं सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है 1.5% से 2.8%। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट में कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.5% से घटाकर 1.5% से 2.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया। इससे पूर्व विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी 6.1% रहने का अनुमान किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1999 से 92 में भारत गौरतलब है कि 1999 से 92 में के बाद यह भारत की जीडीपी में सबसे अत्यधिक गिरावट होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 का प्रभाव ऐसे समय पर हुआ जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया? ऑप्शन ए 3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.2 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 1.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 5 बिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स पर में आप इसका सही जवाब दीजिए और इसके बाद हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके पास समय मात्र 15 सेकंड बची है। आपके सामने आपके स्क्रीन पर घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। 9 सेकंड बची है। तो आपको जल्द से जल्द इसका जवाब देना है। इसके बाद हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। तो टाइम अप हो गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी 2.2 बिलियन डॉलर। अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 2.2 बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया। यह सहयोग पैकेज स्वास्थ्य क्षेत्र को तत्काल सहायता देने और गरीबों पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। इन क्षेत्रों में असंगठित मजदूर, छोटे और मध्यम उद्यमी और वित्तीय क्षेत्र शामिल है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। अप्रैल 2020 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए 5.1%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 4.8%। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द टाइप करें, क्योंकि आपके पास समय बचा है मात्र 9 सेकंड, और इसके बाद हम इसका सही जवाब बताएंगे आपको। तो इसका सही जवाब, आपका समय होता है समाप्त। चलिए देखते हैं आज का इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4.8%। अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की और जारी की गई। इस रिपोर्ट में जारी अनुमान प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर 5.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है और बेरोजगारी बढ़ने से भी उपभोक्ता भावनाएं प्रभावित हुई है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आपका समय स्टार्ट भी होता है अब। 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी वॉरेन बफेट, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसके बाद हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न है 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची जारी की गई। इस वर्ष की सूची में वैश्विक सबसे धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। तो मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स। आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेफ बेजोस। 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति की इस सूची में इस वर्ष 295 अरबपतियों को शामिल किया गया, जिनकी कुल संपत्ति 8 ट्रिलियन डॉलर है। यह वर्ष 2019 की तुलना में $700 मिलियन कम है।
इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब लगातार तीसरी बार अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ। वह 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। इसके पश्चात इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 98 मिलियन डॉलर, दूसरे स्थान पर बर्नाल्ड एवं परिवार 76 बिलियन डॉलर, तीसरे स्थान पर रहे। वॉरेन बफेट 67.5 बिलियन डॉलर चौथे स्थान पर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जेफ बेजोस इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 7 अप्रैल 2020 को प्रतिस्पर्धा आयोग 7 अप्रैल 2020 को प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए अडानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी CSC लिमिटेड। तो आपके स्क्रीन पर समय चल रहा है, आपको इतने समय के भीतर इसका सही जवाब देना है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए अडानी लिमिटेड, ऑप्शन बी JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी CSC लिमिटेड। आपका समय हुआ समाप्त। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी JSW एनर्जी लिमिटेड। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW एनर्जी लिमिटेड के GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की। यह मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 31(1) के तहत प्रदान की। इस मंजूरी के तहत JSW एनर्जी लिमिटेड GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड लक्ष्य की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। GM कमलंगा एनर्जी लिमिटेड उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में कमलंगा गांव में अवस्थित है, जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में एडीबी ने वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 3%। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में एडीबी ने वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 5%, 4%, 3.5% और 3%। आपका समय हुआ समाप्त। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 4%। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य जारी किया। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को वर्ष 2019 में 5% से घटाकर 4% कर दिया। भारतीय जीडीपी में कमी का मुख्य कारण
वैश्विक मांग और सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों को बताया गया है। एडीबी ने वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया। इस रिपोर्ट में एडीबी ने वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया में विकास दर घटाकर 4.1% और वर्ष 2021 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका समय स्टार्ट होता है अब 1 मिनट का समय है। 3 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रदत्त मंजूरी के तहत त्रिशिखर वेंचर्स एसएलपी रेलियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन ए 12.452%, ऑप्शन बी 15.458%, ऑप्शन सी 18.951%, ऑप्शन डी 25.226%। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपके पास समय मात्र बचा है 12 सेकंड। 12 सेकंड में आपको सही जवाब देना है। 12.452%, 15.458%, 18.951% और 25.226%। आपका समय हुआ समाप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18.951%। अप्रैल 2020 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 6 की उपधारा 2 एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संयोजन से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन संबंधी प्रक्रिया के नियम 5A के तहत रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। त्रिशिखर वेंचर्स एलएलपी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 18.951% इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सामान्य बीमा उत्पाद पेश करती है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और यात्रा बीमा शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को कितने अरब डॉलर आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की? ऑप्शन ए 1.5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 2 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 3 अरब डॉलर। एक बार फिर से प्रश्न। 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को कितने अरब डॉलर आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की? ऑप्शन ए 1.5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 2 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 3 अरब डॉलर। आपके पास समय बचा है 8 सेकंड। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 अरब डॉलर। 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की। विश्व बैंक के अनुसार उसकी ओर से पहले चरण में 25 देशों को 1.9 अरब डॉलर की सहायता दी जाएगी। साथ ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए 40 से अधिक देशों में नई सहायता परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
विश्व बैंक से पहले चरण में आपातकालीन सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को मिली। इसके अलावा विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया देशों में पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 लाख डॉलर की मदद की स्वीकृति दी है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आपका समय स्टार्ट होता है अब। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 से कितनी अवधि में कंपनी रजिस्टर में पंजीकृत कंपनियों अथवा LLP को फाइलिंग में देरी हेतु एकमुश्त छूट प्रदान की गई? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 20 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 30 सितंबर 2020, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 2020। एक बार फिर से प्रश्न, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 को कितनी अवधि में कंपनी रजिस्टर में पंजीकृत कंपनी अथवा LLP को फाइलिंग में देरी हेतु एकमुश्त छूट प्रदान की गई? 30 जून, 20 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर। आपका समय हुआ समाप्त। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर 2020। 30 मार्च 2020 को भारत सरकार के प्रयास के तहत कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की। इस स्कीम का उद्देश्य कोविड-19 के मद्देनजर कानून का पालन करना वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी को राहत प्रदान करना है। साथ ही मंत्रालय ने LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 में संशोधन किया है, जो कंपनियों और LLP दोनों को अपने प्रकार का पहला अवसर प्रदान करने हेतु प्रचलन में है। यह कंपनी और LLP को डिफॉल्ट के अवधि के दौरान फाइलिंग संबंधित डिफॉल्ट को कम करने और पूरी तरह अनुपालन करने वाली नई इकाई के तौर पर शुरुआत करने में मदद करता है। यह फ्रेश स्टार्ट स्कीम और संशोधित LLP सेटलमेंट स्कीम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और अनुपालन बोझ को कम करती है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आपका समय स्टार्ट होता है अब। कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए IIT मद्रास द्वारा, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली द्वारा, ऑप्शन सी नासा के इंजीनियर के द्वारा, ऑप्शन डी DRDO के द्वारा। जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट और वीडियो डिस्कशन साथ में क्विज भी करवाया जाता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप इसमें अपने परीक्षा में बढ़िया से प्रदर्शन कर सकें। तो इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एम्स दिल्ली के द्वारा। अप्रैल 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने मुख्यतः कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु वाइटल नाम से एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर बनाया। इस वेंटिलेटर का निर्माण दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में किया गया है। वाइटल का तात्पर्य वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी से है।
यह वेंटिलेटर मामूली लक्षणों वाले रोगियों के उपचार हेतु तैयार किया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपका समय स्टार्ट होता है अब। 27 मई 2020 को नासा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने हेतु उड़ान लॉन्च करेगा। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन का नाम कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। ऑप्शन बी, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डगलस हर्ले फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। ऑप्शन सी, यह मिशन एलन मास्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन डी, यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्तीय पोषित है। आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्तीय पोषित है। 7 मई 2020 को नासा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने हेतु उड़ान लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला नासा के इस मिशन का नाम कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास हेतु भेजा जाएगा। यह मिशन एलन मास्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डगलस हर्ले फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। ज्ञातव्य है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नासा द्वारा वर्ष 2000 में एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और दोनों अंतरिक्ष यात्री अब तक 2 बार अंतरिक्ष उड़ान भर चुके हैं। यह मिशन अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तीय पोषित है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपका समय स्टार्ट होता है अब। 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक का उद्घाटन किया। यह मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए, IIT दिल्ली, ऑप्शन बी, DRDO, ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी, IIT रुड़की। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपके पास समय 20 सेकंड बचा है, तो आप जल्द से जल्द इसका सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। IIT दिल्ली, DRDO और एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी, IIT रुड़की। तो इसका सही जवाब, आपका समय हुआ समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक है। इस मोबाइल लैब को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। देश की इस पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 5 दिन में तैयार किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रतिदिन 2000 नमूने तक की स्क्रीनिंग की क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 21 अप्रैल 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कोविड-19 नैदानिक
किट के उत्पादन बढ़ावा देने हेतु किस स्वदेशी कंपनी को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए पैंथ काइल्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी मेसर्स टाटा लैब सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी मेसर्स माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी मेसर्स भारतीय लैब सॉल्यूशंस। तो आपके पास समय बचा है 20 सेकंड। आपको 20 सेकंड में जवाब देना है। 21 अप्रैल 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कोविड-19 नादान किट के उत्पादन बढ़ावा देने हेतु किस स्वदेशी कंपनी को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? चलिए, आपका समय हुआ समाप्त, टाइम अप। इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेसर्स माई लैब डिस्कवरी। 21 अप्रैल 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने अपने द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मेसर्स माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है। टीडीबी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक वैधानिक संस्था है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस रियल टाइम पीसीआर आधारित वैधानिक आणविक नैदानिक किट विकसित करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी है। यह फ्लू जैसे लक्षण प्रदर्शित करने वाले लोगों के नमूने से कोविड-19 की खोज और परीक्षण करती है। टीडीबी के समर्थन से सुविधा केंद्र में वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को ऑटोमेशन में तब्दील करके किट के उत्पादन में तेजी लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। हाल ही में कहाँ स्थित आगकर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफायती सेंसर बग स्पेयर विकसित किया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक बात और कह देना चाहते हैं, ये अंतिम प्रश्न था। जैसा कि आपको मालूम होगा, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर करवाया जाता है और उसका आंसर भी करवाया जाता है। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहें। तो आपका समय हुआ समाप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे इसका सही जवाब होगा। 19 अप्रैल 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित आगकर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने हेतु एक संवेदनशील और किफायती बायोसेंसर बग नेफर विकसित किया। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था है। यह पोर्टल उपकरण केवल 30 मिनट में एक मिलीलीटर नमूने से इतना कम कि केवल 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है। यह उपकरण बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट का उपयोग करता है। यह कम समय में जल खाद्य जनित रोगाणु और जांच का प्रभावी तरीका प्रदान करता है। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें ताकि आप अपना परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए
आज लेते हैं यहीं पर आपसे विदा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए